हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन। तो दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे, इसका जो दोस्तों है हम पूरा सीरीज लेके चलेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। जो दोस्तों आपके सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यानी आपके जितने भी टेट हैं, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जितने भी टेट आते हैं, उन सभी टेट के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन को जरूर दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि अगर हम पर्यावरण अध्ययन का पढ़ेंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि पर्यावरण का क्या अर्थ होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, पर्यावरण की अर्थ की बात किया जाए तो पर्यावरण शब्द परि एवं आवरण शब्दों की संधि से बना है। यानी पर्यावरण जो शब्द है वह परिधन आवरण यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ पर परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो दोस्तों, जो पर्यावरण है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण, जहाँ परि का अर्थ चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरता है, यानी घेरे रहता है, एवं उसके जीवन तथा अन्य क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो पर्यावरण कहलाता है। तो दोस्तों, एक प्रकार से जो पर्यावरण की परिभाषा हो गई, वह परिभाषा क्या हो गई कि यहाँ से आप लोग देखेंगे, मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है एवं उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब दोस्तों, जहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन उठते हैं उन टॉपिकों को भी हम लिए हैं। जैसे दोस्तों, पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरनोनेर शब्द से हुई है। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो फ्रेंच शब्द से हुई। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से, एनवायरोनेर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी मुख्य पॉइंटें हो गई, वह आप लोग यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें परिधन आवरण है। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा हुआ। यह आपकी मुख्य पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं, पर्यावरण जो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति है वह फ्रेंच शब्द से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द से। और फ्रेंच शब्द क्या है? तो एनवायरोनेर हुआ है। क्या हुआ? एनवायरोनेर शब्द से हुआ है। अब बात करेंगे दोस्तों अगला। तो दोस्तों, पर्यावरण के घटक। अब क्या बात करना है दोस्तों? हम पर्यावरण के घटक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों देखिए, पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के मुख्यतः दोस्तों दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं पर्यावरण के? तो दो घटक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक एवं दूसरा होता है मानव निर्मित। तो दोस्तों, हम इसमें जो है आप सभी लोगों को एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहेंगे। जैसा कि दोस्तों देखिए दिया हुआ है, पर्यावरण को हमने दो पार्टों में विभाजित किया, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। अब इसके बाद दोस्तों, जो प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसके अंतर्गत हम उसको दो चीज़ों में बांटते हैं, जैसे जीवीय या जैविक पर्यावरण। किसमें? जैविक। और एक होता है अजैविक, अजीवी या भौतिक। तो दोस्तों, प्राकृतिक पर्यावरण को हमने दो पार्ट में विभाजित किया, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। तो दोस्तों, जैविक पर्यावरण क्या होता है? तो दोस्तों, जैविक पर्यावरण जिसमें सजीव
क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार, वह जैविक कहलाता है। क्या कहलाता है, जैविक। जिसमें सभी सजीव प्राणी रहते हैं वह जैविक या जीवीय कहलाता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों उदाहरण में लेंगे तो जंतु एवं पौधे आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों, सभी जंतु और पौधे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अजैविक या भौतिक पर्यावरण की। तो अजैविक में दोस्तों जो आते हैं वह आते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार होता है। अजैविक में क्या होता है, निर्जीव पदार्थों का संसार होता है। जैसे आप लोग दोस्तों देख लीजिए उदाहरण के रूप में स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप है। अब उसके बाद दोस्तों मानव निर्मित पर्यावरण जो होता है, उसके अंतर्गत दोस्तों मानव निर्मित पर्यावरण में जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सभी जो है मानव निर्मित जो है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र की। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र जो होता है, हम इस चीज़ की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं या उसमें रहते हैं, वह जो है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहलाता है। अब दोस्तों बात करेंगे कुछ मुख्य पॉइंटों की। तो दोस्तों यह जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं। जैसे दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात किया जाए तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि सर्वप्रथम सन 1935 में एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को प्रतिपादित किया उनका नाम है एजी टेंसले। क्या नाम है दोस्तों, एजी टेंसले। उन्होंने कब किया, तो सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में। तो कब किए थे, तो सन 1935 ईस्वी में जो है इन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी, यानी प्रतिपादन किया था। इसके बाद दोस्तों देखते हैं एक अगली पॉइंट है। तो अगली पॉइंट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपकी अगली मुख्य जो पॉइंट है वह है पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी से है। किससे है दोस्तों, तो इकोलॉजी से है, जिसका प्रयोग सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो दोस्तों जो पारिस्थितिकी है उसे हम अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, और इस शब्द का जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अब दोस्तों अगली मुख्य बात की जो मुख्य पॉइंट है उसकी बात किया जाए तो अगली मुख्य पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। कैसी इकाई है दोस्तों, तो क्रियात्मक इकाई होती है। अब दोस्तों एक और मुख्य पॉइंट है जो पारिस्थितिकी तंत्र से है, तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिए कि यह जो मुख्य पॉइंट है इसमें क्या दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादित पारितंत्र माना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके बारे में जो दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि जो आप लोगों को ऊपर पढ़ाया जा रहा है आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों
यह जो टॉपिक है जो हम पढ़ा रहे हैं यह NCERT बेस्ड एकदम पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके एग्जाम में जो है 100% जो है यहीं से प्रश्न जो है आएंगे। अब दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके दो प्रमुख घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक होता है। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों देखिए इसमें दिया हुआ है जो पारिस्थितिकी है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका हो जाएगा अजैविक और एक हो जाएगा जैविक। तो दोस्तों जैविक के अंतर्गत दोस्तों 3 पार्ट में और विभाजित होता है, एक उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, उसके बाद अपघटनकर्ता होते हैं। तो दोस्तों अब हम आप लोगों को बारी बारी से बता देते हैं कि आप लोगों के उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटनकर्ता क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आप लोगों को विस्तृत और अच्छे से जानकारी आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए उत्पादक की बात किया जाए तो पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। तो दोस्तों उत्पादक की बात किया जाए तो पादप जगत यानी अर्थात पौधों का पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। दोस्तों जो पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का जो है निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार उत्पादक जो है पादप जगत अर्थात पौधों के पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। तो दोस्तों जो पौधे होते हैं उनका जो एक पारितंत्र होता है, एक जगत होता है, वही जो है पौधे जो है उत्पादक के अंतर्गत आते हैं और वे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का जो है निर्माण करते हैं। तो दोस्तों एक मुख्य पॉइंट यह भी हो जाएगा कि जो पौधे होते हैं वह किस विधि के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपभोक्ता की। तो दोस्तों अब उपभोक्ता किसे कहते हैं उस चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो उपभोक्ता की बात किया जाए दोस्तों तो जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। तो दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं वह अपने भोजन का निर्माण नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब दोस्तों उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उपभोक्ता के बारे में बताया जाए तो अब देख लीजिए आप लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को क्रम से हम बता देते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग दोस्तों चाहे तो आप लोग इसका PDF भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे या आप लोग अपना खुद का नोट्स इसके थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता की बात किया जाए तो ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय आदि। दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे शाकाहारी होते हैं और ये पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय इत्यादि। अब द्वितीयक उपभोक्ता की बात किया जाए तो द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। तो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। आप देखें कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, कौन से उपभोक्ता प्राथमिक, वह क्या खाते हैं, पौधे और पत्तियों को खाते हैं, पौधों को खाते हैं और पत्तियों को खाते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, यानी जो द्वितीयक होते हैं जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी है, यह प्राथमिक उपभोक्ता के जो जीव जंतु हैं उन्हें जो है खाते हैं, यानी शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों तृतीयक उपभोक्ता की। तो तृतीयक उपभोक्ता ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं,
ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो दोस्तों जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, यानी ये जो मांस जो होते हैं ये हमेशा जो है मांस ही खाते हैं, या तो प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता को खा लेंगे या फिर द्वितीयक को भी खा लेंगे या फिर दोनों को ही खाते हैं। तो ये जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत जो है आते हैं। जैसे शेर हिरण को खाता है और लोमड़ी को भी। तो दोस्तों जो शेर है वह देखिए हिरण को भी खा लेता है और लोमड़ी को भी खा लेता है। हिरण जो है आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, यह जो है शाकाहारी होता है। हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो यह शाकाहारी के अंतर्गत आता है। तो जो शेर होता है वह शाकाहारी को खाता है और जो आपकी लोमड़ी है वह द्वितीयक के अंतर्गत आती है, यानी यह मांसाहारी होती है, तो मांसाहारी को भी खाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्रथम या द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भी भोजन करते हैं या दोनों को खाते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सर्वाहारी। क्या बात करेंगे दोस्तों? सर्वाहारी की। तो सर्वाहारी में बताएं आप लोगों को, तो सर्वाहारी किसे कहते हैं उसे हम देखते हैं। ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि। जो सर्वाहारी होते हैं वह उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं दोनों का जो है सेवन करते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले नंबर पे जो उदाहरण है वह मनुष्य है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? तो वह सर्वाहारी है। बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि ये सभी जो है सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वह है अपघटनकर्ता यानी मृतक भक्षी। तो दोस्तों अपघटनकर्ता या मृतक भक्षी किसे कहते हैं तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मृतक भक्षी या अपघटनकर्ता से मतलब सीधे सीधे है दोस्तों, ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों की में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। तो दोस्तों जो अपघटनकर्ता होते हैं यानी मृतक भक्षी होते हैं वह मृत जीव जंतु को जो है अपना भोजन बनाते हैं। अगली हेडिंग की बात किया जाए दोस्तों तो अगली हेडिंग है अजैविक। अजैविक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों अजैविक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इस घटक के अंतर्गत जो जैसे प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए जो है आवश्यक होते हैं, वह अजैविक कहलाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।